मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस ना बेटा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू मेजरली टू फेजेस। फर्स्ट फेज जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज, और दूसरा फेज क्या कहलाता है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज। जो फोटो सिंथेसिस है ये फोटोसिंथेसिस बेसिकली कितने फेज में डिवाइडेड है, फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। पहला फेज कहलाता है लाइट डिपेंडेंट फेज, और दूसरा फेज क्या कहलाएगा, लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज का मकसद क्या होता है, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का जो कि ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट में नहीं होता। लाइट इंडिपेंडेंट का मकसद क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट का मकसद ये नहीं होता कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास डार्क में होगा। लाइट इंडिपेंडेंट का मकसद क्या होता है कि लाइट हो तो भी चलेगा, लाइट ना हो तो भी चलेगा, मतलब इसका ताल्लुक लाइट से नहीं है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे लाइट डिपेंडेंट फेज अकर्स इन अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। लाइट डिपेंडेंट फेज कहाँ पर होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इन द फेज लाइट एनर्जी इज यूज टू मेक द एटीपी एसिमिलेटिंग पावर एंड द एनएडीएच कॉल्ड एज रेड्यूसिंग पावर। एक चीज़ साथ में याद रखो, एटीपी को क्या कहते हैं, ये एटीपी को हम एसिमिलेटिंग पावर कहते हैं, और NADPH को क्या कहा जाता है, NADPH को कहा जाता है रेड्यूसिंग पावर। सही है, तो अगर एमसीक्यू में एसिमिलेटिंग पावर क्या है तो एटीपी, रेड्यूसिंग पावर क्या है तो उसका क्या आंसर होगा, NADPH। जो लाइट डिपेंडेंट फेज है वो कहाँ पर होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब ये जो लाइट डिपेंडेंट फेज है ये कहाँ पर होगा, थैलाकॉइड प्लेसेस याद रखो, ये होगा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। It can place on a presence of the light dependent phase in a thylakoid membrane. In this phase, light energy is used to make the ATP and NADH. Mainly light dependent phase के अंदर जो उसका मेन प्रोडक्ट हम कंसीडर करते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज का जो मेन प्रोडक्ट या जो चीज़ असल हमारे पास ऑब्टेन होती है वो हम क्या कंसीडर करते हैं कि बेटा लाइट डिपेंडेंट फेज में वी विल ऑब्टेन द रेड्यूसिंग पावर एंड एजिमुलेटिंग पावर। मतलब एटीपी हमें मिलता है और हमें क्या मिलता है, NADPH फॉर्म होकर के मिलता है, ठीक है। वाटर एंड ऑक्सीजन, वेयर इज द वाटर एंड ऑक्सीजन आर सपोज टू बी आउट इनपुट एंड आउटपुट रिस्पेक्टिवली। जबकि वाटर और ऑक्सीजन को हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो इनपुट और आउटपुट है। मतलब वाटर जो है वो क्या कंसीडर करेंगे, इनपुट, और आउटपुट क्या कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन, दैट विल बी द आउटपुट। मतलब इस प्रोसेस के नतीजे में ऑक्सीजन गैस बनेगी और इस प्रोसेस के नतीजे में वाटर इंटर होगा। बेसिकली वाटर क्यों आता है, वाटर यहाँ पर जो H2O है वो टूटेगा H+ आइन में, 2 इलेक्ट्रॉन्स में और एक ऑक्सीजन गैस में। ये 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली तौर पर क्या होता है आपके पास यहाँ पर लाइट डिपेंडेंट फेज में आपके पास चाहिए, ठीक है। तभी ये इनपुट बना और 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गया, आउटपुट वो निकल गया। और ऑक्सीजन आर सपोज टू बी द इनपुट एंड आउटपुट। The second phase of photosynthesis, that is called as light independent phase, that is called as dark reaction because it takes place whether the light is present or not. This phase actually requires the products of the light reaction ATP and NADH. Since these products are available in a day, therefore the dark reaction also occur in daytime. In this process, carbon dioxide act as reactant. अगर हम बेटा लाइट इंडिपेंडेंट फेज की बात करें जिसको लाइट एनर्जी नहीं चाहिए, सही है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बेसिकली लाइट डिपेंडेंट फेज में जो प्रोडक्ट्स बने थे यानी कि एटीपी और NADH, एजिमुलेटिंग पावर और रेड्यूसिंग पावर, तो NADPH और साथ में ATP, ये दोनों किसके तौर पर इधर आपके पास रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मतलब जो चीज़ वहाँ बनी वो इधर क्या होगी, इस्तेमाल होगी। सिंस दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन अ डे टाइम देयरफॉर द डार्क क्रिएशन ऑल्सो अकर इन डे टाइम। अब लाइट डिपेंडेंट फेज जब जब चल रहा होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम चल रहा होगा, तो ATP और NADH फॉर्म हो रहा होगा। तो ATP और NADH डे टाइम पे भी तो फॉर्म हो रहा है ना, तो इट मीन्स कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज डे टाइम में भी आपके पास चल रहा होगा। जब जब ATP और NADH बनेगा तब तब लाइट इंडिपेंडेंट फेज आपके पास क्या होगा, चलता रहेगा। एक चीज़ और मजीद बात यह कि यहाँ पर रिएक्टेंट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इस्तेमाल होता है।
अब रिएक्टेंट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इस्तेमाल होता है? इन दिस फेज कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज इनपुट विच इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मेन प्रोडक्ट जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज का होता है G3P, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दैट इज अ मेन प्रोडक्ट, द आउटपुट ऑफ दिस फेज। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कह लो या फिर इसको आप क्या कह लें बेटा, आउटपुट ऑफ दिस फेज कह लें। ठीक है, अब यहाँ पर ATP के बारे में बता रहे हैं कि ATP यहाँ पर क्या होगी, ATP विल बी हाइड्रोलाइज। किस में हाइड्रोलाइज होगा बेटा? ATP विल बी हाइड्रोलाइज टू द ADP and the inorganic phosphate and this energy is incorporated in this phase। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रिएक्टेंट के तौर पर ATP क्यों इस्तेमाल हुई है, यानी ATP आपके पास क्यों आया है। इस प्रोसेस में जो ATP रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये ATP बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ पर इस्तेमाल होगी बेटा आपके पास, ATP कन्वर्ट होगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अभी हम इसकी डिटेल आगे देखेंगे। ठीक है, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बिकॉज ATP जो कि एक एसिमिलेटिंग पावर है, इट इज़ एन एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनील बेसिकली ना, तो इससे जो इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस फेज वेयर एज द NADPH प्रोवाइड द एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द G3P। अब देखो ये जो NADPH है जो कि क्या है, रिड्यूसिंग पावर है, इससे जो एनर्जी आएगी वो इस पूरे प्रोसेस को चलाने में इस्तेमाल होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा और G3P यहाँ से फॉर्म होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से G3P तक का प्रोसेस, G3P बनाने तक का प्रोसेस, उसके नतीजे में जो एनर्जी चाहिए वो ATP से आएगी, और ये ATP कहाँ बनता है, लाइट डिपेंडेंट फेज में बनता है। और जो NADPH है ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी पिक्चर इसकी आगे बनी हुई है। यह क्या प्रोवाइड करेगा, NADPH प्रोवाइड करेगा एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो NADPH विल प्रोवाइड द एनर्जाइज हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन एंड द हाइड्रोजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द G3P विच इज़ एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। G3P यहाँ पर क्या है, देखो इन्होंने बोला कि हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है, हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, ये साथ में प्रोड्यूस करता है आपके पास हाइड्रोजन को, जो कि इनकॉर्पोरेट होते हैं, मतलब साथ में मिल जाते हैं किसके, इस प्रोसेस में G3P बनाने में। साथ में आपके पास यहाँ पर एनर्जी जो है वो भी इस्तेमाल हो रही है G3P में, G3P को बनाने में। तो सारी की सारी एनर्जी किस में चली जा रही है, G3P में। तो G3P को मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ एन हाईली एनर्जी मॉलिक्यूल। तो G3P में क्या आ गई है, ये सारे प्रोसेस में जितनी एनर्जी बनी थी वो सारी एनर्जी, स्पेशली ATP वाली जो एनर्जी है वो किस में आ गई है, G3 फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसके अंदर भी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन तो अपने आप को ख़त्म नहीं करेगा लेकिन अपनी एनर्जी को कम करेगा, और ये एनर्जी कहाँ पर इस्तेमाल होगी, ये G3P फॉर्म करने में ही इस्तेमाल होगी। तो मतलब इसकी वाली एनर्जी और ATP की एनर्जी सब किस में जाएगी, G3P फॉर्मेशन। अब ये दोनों फेज़ का इन्होंने ओवर रिव्यू दिया। इस ओवर रिव्यू में आप देख लें कि ATP और NADPH मेन प्रोडक्ट होते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज़ के। वाटर इसका इनपुट होता है, ऑक्सीजन इसका आउटपुट होता है, और इसके प्रोसेस में यहाँ पर वाटर क्या प्रोवाइड करता है, हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन। NADPH और ATP और हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट फेज में चले जाते हैं, जहाँ पर ATP, NADPH और हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन ये सब इस्तेमाल हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देता है, वहाँ पर G3P बनाने में इस्तेमाल होता है, और इनसे मिलने वाली जितनी भी एनर्जी है वो सारी G3P बनाने में इस्तेमाल हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि G3P इज़ एन हाईली एनर्जी मॉलिक्यूल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, तो मसला तो नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे चलो। Now the next phase, and that is a light dependent phase. The phase of the photosynthesis that only takes place during the presence of light is called as, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट डिपेंडेंट फेज बोलेंगे। ठीक है, अब देखो लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम्स में क्या मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है। फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, और फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों होता है आपके पास। तो बेसिकली लाइट क्या होती है बेटा आपके पास, फोटो सिस्टम पर पड़ती है, और फोटो सिस्टम में मौजूद क्या है, पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। Excitation and the flow of the electron through an electron transport chain, chemoosmotic synthesis of ATP and the reduction of NADP positive to the NADH.
ये लाइट डिपेंडेंट फेज़ में पूरी कंप्लीट इन्होंने यहाँ पर, पहले इसको समझो, उसके बाद इसमें से कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसको लिख कर बताना है तो उसको मैं लिख कर बता दूंगा। देखो क्या कह रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर आपका इस डायग्राम में इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, सही है। ये जो लाइट डिपेंडेंट फेज़ है इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द फोटो सिस्टम। सबसे पहली चीज़ लाइट का एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पर। दूसरी चीज़ एक्साइटेशन एंड द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी हमने पढ़ा था कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन शुरू होगा, उसके नतीजे में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा और एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एक्साइट हो गए, एक्साइट एंड द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और वो इलेक्ट्रॉन जिस चेन के थ्रू मूव करते हुए आगे जाएगा, जहाँ जहाँ से गुजरते हुए जाएगा, पूरी एक चेन बनेगी, मतलब इधर से उधर, फिर इधर से उधर, फिर इधर से उधर, तो हम कहेंगे कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ साथ कीमोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी, अभी हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज कीमोस्मोसिस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस के नतीजे में कीमोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी भी चल रहा होगा। उसके बाद कीमोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी यहाँ पर बनेगा अभी, सही है। एंड रिडक्शन ऑफ एनएडीपी पॉजिटिव टू द एनएडीपीएच। एनएडीपी पॉजिटिव जो है अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या बनेगा, एनएडीपीएच फॉर्म होगा, जो कि आगे चलकर लाइट इंडिपेंडेंट फेज में अपना रोल प्ले करेगा, सही है। तो ये तमाम काम कहाँ पर चल रहा है आपके पास, एनएडीपीएच फॉर्मेशन, कीमोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा काम फोटोलिसिस ऑफ द वाटर टू प्रोड्यूस एन हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन, तीसरा कीमोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी, चौथा रिडक्शन ऑफ एनएडीपी पॉजिटिव टू द एनएडीपीएच। The flow of the excited electron through an electron transport chain during the light reaction is of the two different types, non-cyclic and acyclic। ये मेन बात है कि यहाँ से जो बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से, बेसिकली फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक इलेक्ट्रॉन जाता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जा रहा है फोटो सिस्टम 2 से लेकर फोटो सिस्टम 1 तक, ये दो तरह से जा सकता है, या तो ये नॉन साइक्लिक होगा या तो साइक्लिक होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसमिट होकर गया है वो इलेक्ट्रॉन वापस अगर आ गया, जैसे कि लाइट आपके पास सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 में पड़ती है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको गेट करता है, देन उसके आगे उसको प्लास्टो क्विनोन के पास भेज देता है, देन ये इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, देन फिर वापस भी आ जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो गया है वो अगर वापस आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और अगर वापस नहीं आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लीविंग पार्टिकुलर फोटो सिस्टम डू नॉट कम बैक, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लॉसिंग देयर एनर्जी एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अनदर मॉलिक्यूल, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि वापस नहीं आते किसी और के साथ मिल जाएंगे। On the other hand, in a cyclic electron flow, the excited electrons after leaving a particular photosystem finally come back to their photosystem again. The most important event in a light reaction is the production of ATP. The production of ATP during the light reaction is called photophosphorylation and the mechanism is called chemosmosis. यहाँ पर जो ATP फॉर्म हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेसिकली यहाँ पर लाइट पड़ी है और लाइट पड़ने की वजह से फॉस्फोराइलेशन हुई है, मतलब ATP फॉर्म हुआ है। तो ऐसा ATP जो कि लाइट के पड़ने की वजह से फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। मतलब लाइट पड़ी है, देन उसके बाद आपके पास क्या बना है बेटा, ATP फॉर्म हुआ है। और मैकेनिज्म कौन सा चला है, कीमोस्मोसिस का, मतलब लाइट पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलना शुरू हुआ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने की वजह से ATP फॉर्म हुआ। इसमें हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या चल रही है, ATP फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, या द ATP फॉर्मेशन इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेसिकली ATP का फॉर्म होना इस प्रोसेस के नतीजे में क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है इस फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, कीमोस्मोसिस कहते हैं। देयर आर द टू, अब इसको क्यों कहते हैं कीमोस्मोसिस, उसकी भी वजह अभी आगे आएगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि कीमोस्मोसिस कहते हैं, कीमोस्मोसिस कहते हैं, क्यों कहते हैं उसकी वजह है। बेसिकली H प्लस आइन कहीं और से दूसरी जगह आ रहे होते हैं, वो कहाँ से किधर आ रहे होते हैं वो अभी देखेंगे, इस वजह से हम कीमोस्मोसिस कहते हैं। तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए लाइट डिपेंडेंट फेज में, chemosmosis. The mechanism that is followed during the photophosphorylation in the light dependent phase is actually the chemosmosis. अब फोटोफॉस्फोराइलेशन अभी मैंने बताया कितने तरह की होती है, दो, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम कौन सी फॉस्फोराइलेशन को कहेंगे, लाइट डिपेंडेंट फेज में हमने देखा क्या क्या होता है बेटा। सबसे पहले आपके पास सबसे पहला काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा काम क्या होता है,
हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? फ्रॉम द वाटर, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर बेसिकली होगा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा। देन वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्या होना शुरू हो जाएगा? मूव होना शुरू हो जाएगा। देन फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू हो जाता है तो मेन चीज़ तीसरा तीसरा काम क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देन फिर क्या होगा? कीमोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तीसरा मेन काम क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हुआ, इसी के वजह से, इससे जो आपके पास एनर्जी आएगी, इसकी वजह से क्या होगा? कीमोस्मोसिस। और कीमोस्मोसिस के थ्रू क्या बनेगा? कीमोस्मोसिस फोटो फॉस्फोराइलेशन होगी। समझ आ गई बात? कीमोस्मोटिक फोटो फॉस्फोराइलेशन ये यहाँ पर होगा। उसके अलावा क्या है बेटा? और रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव टू द NADPH। रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव टू NADPH। अब सुनना ज़रा गौर से, यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है, जो कि वाटर से निकला होता है, वो NADP पॉजिटिव गेट करता है, NADP में कन्वर्ट होगा, और फिर NADP इस वाटर से जो हाइड्रोजन निकलता है उसको अपने साथ लगाता है, तो क्या बना लेता है? NADPH। सही है, NADPH फॉर्मेशन नज़र आ गई। लेकिन इसमें ATP भी तो बन रहा था ना, और कीमोस्मोसिस के मैकेनिज्म से। तो आपने तो सिर्फ कीमोस्मोसिस फोटोफॉस्फोराइलेशन लिख दिया, ATP का तो वर्ड कहीं नहीं लिखा। तो कीमोस्मोसिस फोटोफॉस्फोराइलेशन का वर्ड ही हमें बता रहा है कि यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म हो रहा है? आपके पास ATP फॉर्म हो रहा है। ATP इज रेड्यूसिंग और एसिमिलेटिंग पावर। अभी हमने देखा था ATP इज एन एसिमिलेटिंग पावर एंड NADPH इज अ रेड्यूसिंग पावर। तो MCQ इस तरह से भी आ सकता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, अभी आगे समझ आ जाएगा कि एसिमिलेटिंग पावर क्यों कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी आपके पास। फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस स्टेप में होगा? तो क्या क्या चीज़ें लाइट डिपेंडेंट फेज में इंक्लूड है? पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, टिक, यस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यस इंक्लूड है। उसके बाद आपके पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जी होगा। नेक्स्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन, जी बिल्कुल होगा। उसके बाद रिडक्शन होगी आपके पास, ऑक्सीडेशन ऑफ NADP पॉजिटिव टू NADPH। क्या टिक करूँगा इसको या नहीं? नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पर। सही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन दोनों चल रहे हैं। तो रिडक्शन का मैकेनिज्म बेसिकली यहाँ पर चलता है किसके अंदर? लाइट डिपेंडेंट फेज में। अब उसके बाद देखो, अब ये जो आपके पास कीमोस्मोटिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है, ये आपके पास यहाँ पर बता रहे हैं कि साइक्लिक होती है और नॉन साइक्लिक होती है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में मैंने बताया कि जहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था बेसिकली, जो कि किसी एक फोटो सिस्टम से निकलता है, ठीक है, उस फोटो सिस्टम से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास क्या हो जाए? वापस कम बैक हो जाए, वापस क्या हो जाए? कम बैक होकर के आ जाए उसी फोटो सिस्टम के पास, तो उस फॉस्फोराइलेशन को हम क्या कहेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले यहाँ पर क्या बता रहे हैं? नॉन साइक्लिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नॉन साइक्लिक का मकसद, जिस भी फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा वापस उसके पास नहीं आएगा। इफ़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी फोटो सिस्टम दैट ऑलरेडी गोज ड्यूरिंग द रिएक्शन will not come back in the photophosphorylation, that type of phosphorylation is called as non-cyclic photophosphorylation। clear हो गई बात? It is predominant pathway of a light reaction in a higher plant that occurs in a routine। एक चीज़ और याद रखो, ये किसके अंदर चलता है? आपके पास हायर प्लांट्स में चल रहा होता है। कब? रूटीन के मुताबिक। This process both photosystems this process both photosystem 1 and 2 are utilized and the two electrons are transferred and the two electron transported chains are involved। एक चीज़ देखो गौर से कि लाइट डिपेंडेंट फेज के अंदर फोटो सिस्टम 1 भी इंक्लूड है और फोटो सिस्टम 2 भी इंक्लूड है। दोनों पे लाइट पड़ती है, फोटो सिस्टम 1 पे भी लाइट पड़ेगी और फोटो सिस्टम 2 पर भी लाइट पड़ेगी। फोटो सिस्टम 1 में से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा और फोटो सिस्टम 2 में से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा, और दोनों का इलेक्ट्रॉन वापस उनके पास नहीं आएगा। कब? जब आपके पास कौन सी फॉस्फोराइलेशन चल रही है? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की डिस्कशन करें। देन उसके बाद क्या होगा? फोटो सिस्टम 2 आर यूटिलाइज द टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड चेन आर इन्वॉल्व, और एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, तो दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 2 बार क्या होगी आपके पास? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होगी। ठीक है, when photosystem 2 absorb the light, excited electron after flowing through the electron transported chain are transferred to the photosystem 1। similarly the excited electrons
which are liberated from the photosystem 1 are finally accepted by the Na positive. Therefore, it is called as non-cyclic electron flow. The events of the non-cyclic photophosphorylation are continuous, but here they are discussed in steps for the convenience. अब देखो होता क्या है बेटा, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इससे निकला इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, बहुत सारी जगहों से गुजरते हुए फोटो सिस्टम 1 में जाता है। फोटो सिस्टम 1 में जाने के बाद यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को NADP पॉजिटिव गेट करता है इसी इलेक्ट्रॉन को, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। अब इस इलेक्ट्रॉन को तो ऑलरेडी किसने गेट कर लिया, एसिमिलेटिंग पावर ने गेट कर लिया, यानी कि NAD पॉजिटिव ने गेट कर लिया उसको, जो कि उसने टाइटली बाउंड कर लिया, और वो इलेक्ट्रॉन को अब वापस नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं देगा। तो ये वाला जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकल कर गया, ये तो 101% कम बैक नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। सही है। इसीलिए हम इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसने गेट कर लिया है, NADP में पॉजिटिव ने गेट कर लिया। ठीक है। अब पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ से शुरू होगी, किधर जाएगा। मतलब बार बार एक ही चीज़ को कन्वीनियंट कर रहे हैं, आपको तैयार करने के बाद आपको पता होना चाहिए। When just the two photons strike the antenna complex of photosystem 2, एंटीना कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था ना, सुपरफिशियल पार्ट होता है किसी भी फोटो सिस्टम का। When just the two photons, सिर्फ और सिर्फ कितने फोटोन, 2 फोटोन किससे स्ट्राइक करेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ द फोटो सिस्टम 2। The two electrons become excited and begins to move along the atoms of the different pigments with the photosystem। अब एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पर पहले इस बात को क्लियर नहीं किया था। देखो, एक फोटोन पढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब जब 2 फोटोन एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब कितनी बार NAD पॉजिटिव बनेगा, 2 बार NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होगा, NADP के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 2 से, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एंड बिगन टू मूव अलोंग द एटम्स ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ द फोटो सिस्टम। अल्टीमेटली द एब्जॉर्ब एनर्जी रीचेज द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2 P680। उसके बाद क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 होगा, ये नहीं फोटो सिस्टम, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 and it causes its 2 electrons to be excited. These excited electrons are captured by the primary electron acceptors of photosystem 2 and leaves the 2 electron holes in the photosystem behind, making chlorophyll a strong oxidizing agent। कुछ भी नहीं समझ आया होगा यकीनन। देखो होता क्या है कि जैसे ही 2 फोटोन स्ट्राइक करते हैं फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, ठीक है, उसके बाद होगा क्या, होना ये चाहिए कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स एक्साइटेड, अभी निकले नहीं हैं, सिर्फ एक्साइट हुए, एंड बिगिंस टू मूव अलॉन्ग द एटम्स ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स विद इन अ फोटो सिस्टम। एक फोटो सिस्टम में एक पिगमेंट नहीं होता, डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, अब वो उस फोटो सिस्टम में मौजूद डिफरेंट पिगमेंट से क्या करेगा, डिफरेंट पिगमेंट्स के भी ऊपर तो एनर्जी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल फोटो सिस्टम 2 में अगर 4 पिगमेंट है तो चारों पिगमेंट पे एनर्जी पड़ी, चारों पिगमेंट्स वाली एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन जो कि इधर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, उसको मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन बिकम्स हाईली एनर्जाइज, यस या नो, इलेक्ट्रॉन बिकम्स हाईली एनर्जाइज। ठीक है। अल्टीमेटली द एब्जॉर्ब एनर्जी रीचेज द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2 P680। एक चीज़ होती है एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। सही है। अब वो वाला इलेक्ट्रॉन, एंटीना कॉम्प्लेक्स पर एनर्जी पड़ी, उसके सारे एटम, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद मज़ीद उसमें एनर्जी स्टोर्ड हुई। क्यों मज़ीद एनर्जी स्टोर्ड हुई, जैसे कि इस पर देखो, यहाँ बता रहा हूँ, ये हो गया फोटो सिस्टम 2। ठीक है। फोटो सिस्टम 2 के ऊपर कितने फोटोन पड़े, 2 फोटोन की वजह से अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। यहाँ पर पड़े हुए जो मुख्तलिफ और हैं, क्या पड़े हुए, पिगमेंट्स, वो भी सनलाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उससे थोड़ी एनर्जी किसको मिलती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को मिलती जाएगी। इनसे जो एनर्जी आ रही है, इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होने के बाद यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएगा, रिएक्शन सेंटर में पहुँच जाएगा। रिएक्शन सेंटर में पहुंच गया। रिएक्शन सेंटर में पहुंचने से पहले ये अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा होता है, और रिएक्शन सेंटर में पहुंचने के बाद ये हाईली एनर्जाइज हो चुका होता है वो इलेक्ट्रॉन, जो कि फोटो सिस्टम 2 में। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने की तैयारी करेगा। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ फोटो सिस्टम 2 एंड लीव्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्स इन अ फोटो सिस्टम बिहाइंड, मेकिंग क्लोरोफिल अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या होता है
कि रिएक्शन सेंटर के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इसी फोटो सिस्टम के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्लोरो ये जो फोटो सिस्टम 2 है, इस फोटो सिस्टम 2 में इस तरह से होल्स क्रिएट हो जाते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन करता है वो कौन सा एजेंट होता है, रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये होल्स का बन जाना या इलेक्ट्रॉन का चले जाना किस बात की कंफर्मेशन देता है, रेड्यूसिंग एजेंट बन जाने की कंफर्मेशन देता है, क्योंकि जिसमें ऑक्सीडेशन हो चुकी होती है वो कौन सा एजेंट बन चुका होता है, रेड्यूसिंग एजेंट। सो द फोटो सिस्टम 2 हैज बिकम्स व्हिच एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट कंटेन्स द होल्स और इट हैज बीन लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कुछ भी आप कह लो। देन उसके बाद क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ द फोटो सिस्टम मस्ट बी फिल्ड सो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम्स रिएक्शन कैन बी प्रोसीड। When water reacts with the oxidizing state of the chlorophyll, एक सेकेंड,